वेलकम। लास्ट क्लास में हमने बात किया कि 1000 ईसा पूर्व आते आते मानव के द्वारा लोहे का खोज कर लिया जाता है, लेकिन लोहे का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। उसका कम्प्लीटली यूज 600 ईसा पूर्व से होता है। यहाँ तक हमने बात कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। तो मेरे भाई, लोहे का तो खोज हो गया। सबसे ज़रूरी बात कि जो हमें लोहा मिला, आयरन मिला, उसका जो सबसे ज़्यादा जो हमें आयरन मिल रहा था वो हमें एक इलाका से मिल रहा था जिसे हम मगध के नाम से जानते हैं। मतलब मगध वाले क्षेत्र से हमें सबसे ज़्यादा आयरन मिल रहे थे। सबसे ज़्यादा आयरन मिला मगध, आप जानते हैं जिसे आज बिहार और झारखंड कहते हैं, उसी को पहले मगध कहा जाता था। तो याद रखेंगे, जब लोहे का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा, हम सब जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व से पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा, और जब ऐसा हुआ तो वहाँ से एक नए दौर का शुरुआत हुआ, एक नए काल का शुरुआत हुआ जिसे हम उर्बनाइजेशन कहते हैं, जिसे आप हिंदी में शहरीकरण कहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, जब लोहा इस्तेमाल होने लगा तो इसी क्षण को यहाँ से एक नए काल का शुरुआत होता है, एक नए पीरियड का शुरुआत होता है जिसे हम उर्बनाइजेशन कहते हैं, जिसे आप हिंदी में शहरीकरण कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ ये भी है कि जब लोहे का पूरी तरीके से इस्तेमाल होने लगा तो वैदिक काल में जो खेती हुआ करता था, एग्रीकल्चर हुआ करता था, उसका फर्टिलिटी, आप कह सकते हैं कि उर्वरक क्षमता भी बढ़ गया। ठीक है, और जब शहरीकरण होने लगा, उर्बनाइजेशन होने लगा, तो यहीं से एक नए युग का शुरुआत होता है जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं या ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। आपको पता है, इसके पहले हमने 2 पीरियड के बारे में बताया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल और आगे ऐतिहासिक काल। तो ये वाला जो दौर है 600 BC के बाद का जो कहानी होता है उसे हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है या ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो 600 BC से शुरुआत होता है किसका? हिस्टोरिक पीरियड का। आप लिख सकते हैं इसे हिंदी में ऐतिहासिक काल का। तो अगला हेडिंग लगाएंगे हिस्टोरिक पीरियड। यही है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। तो मेरे प्यारे भाई, हेडिंग लगाएंगे हिस्टोरिक पीरियड। आप यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा दौर है इतिहास का जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आएंगे समझ में, क्योंकि जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है वो थोड़ा समझना टफ है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा दौर है जिसमें आपको बहुत अच्छे से आएगा समझ में। हालांकि वो भी ईजी है, बस ध्यान देने की बात है।
हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐतिहासिक काल में हम सबसे पहले 16 महाजनपद की बात करते हैं। 16 महाजनपद काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 16 महाजनपद सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि आखिर है क्या, व्हाट इज 16 महाजनपद। ध्यान रखेंगे, पहले आपको ये जानना चाहिए कि 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है। तो याद रखेंगे, 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो हमें 2 सोर्स से मिलता है, जिसमें सबसे पहला है, पहले आपको ये थोड़ा सा ऐसे लिख लेना चाहिए, ठीक है। सोर्स ऑफ 16 महाजनपद कहाँ से मिलता है। तो 2 सोर्स है, जिसमें सबसे पहला है बुद्धिस्ट टेक्स्ट या बौद्ध ग्रंथ, और दूसरा जैन टेक्स्ट या जैन ग्रंथ, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में आपने एक नाम सुना होगा अंगुत्तर निकाय का। तो अंगुत्तर निकाय से ही अंगुत्तर निकाय से ही हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। और यदि हम जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ में भगवत सूत्र 16 महाजनपद की जानकारी देता है, ठीक है। तो ये जो 2 सोर्स है जो हमें 16 महाजनपद के बारे में बताता है। अब आपको 16 महाजनपद का मतलब समझना है, ये बहुत सिंपल है। 16 जगह का नाम है, सिंपल से आप कह सकते हैं, और उसका राजधानी, बस हमें यही जानना है। तो फटाफट से हम 16 महाजनपद और उसके राजधानी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं महाजनपद, यहाँ हम लिखेंगे महाजनपद, और यहाँ हम लिखेंगे उसकी राजधानी, ठीक है मेरे भाई, फटाफट लिखेंगे। तो ये पहले 5 महाजनपद है, इसके बाद 11 महाजनपद के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है अंग। अंग का राजधानी हुआ करता था चंपा या चंपा नगरी, ठीक है। दूसरा में है आपका मगध। मगध का राजधानी 3 बार बदला है। सबसे पहला राजधानी राजगिरी, राजगिरी के बाद पाटलिपुत्रा, फिर उसका राजधानी बदल के वैशाली कर दिया गया। तीसरा महाजनपद है काशी, जिसका राजधानी हम सब जानते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु ने सबसे पहला कदम रखा था, वाराणसी। तो वाराणसी ही राजधानी माना जाता है काशी का। इसके बाद आपका कौशल है, कौशल का श्रावस्ती और अयोध्या, और लास्ट 5वां वत्स का राजधानी माना जाता है कौशाम्बी। इसके बाद हम बचे 11 महाजनपद की बात करते हैं। गाइस ये है अगले 8 महाजनपद, आप देख सकते हैं बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। 6ठा महाजनपद है छेड़ी। छेड़ी की राजधानी हुआ करता था शक्तिमती। कुरु जो मैंने ऑलरेडी बताया है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ हुआ करता था राजधानी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम हुआ करता था। पांचाल की राजधानी अहिचत्र और काम्पिल्य, अलावा मल जिसका राजधानी कुशीनगर और पावापुर हुआ करता था। वज्जी की बात करेंगे तो विदेहा और मिथिला हुआ करता था। मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, और अवंती की बात करें तो इसका 2 राजधानी हुआ करता था, एक उत्तरी राजधानी और एक पश्चिमी राजधानी। उत्तरी राजधानी उज्जैनी माना जाता था और पश्चिमी राजधानी माहेश्मती माना जाता था। तो ये 13 महाजनपद हो गए। 3 महाजनपद और लिखेंगे।
तो ये है आखिरी के 3 महाजनपद, गांधार, कम्बोज और आखिरी में है अस्मक। गांधार की बात करें तो गांधार की राजधानी हुआ करता था तक्षशिला। आप जानते हैं कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला में ही पड़ता है। हालांकि आज भारत का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसके बाद है आपका कम्बोज, जिसका राजधानी हताका या राजापुर हुआ करता था। और आपका आखिरी महाजनपद है अस्मक, जिसका राजधानी पोतम या पोतली हुआ करता था। और इसी के साथ 16 महाजनपद का कहानी समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसका फ्रैगमेंट बच गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।